नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services and that is free of cost। अब देखिए, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आएंगी आपकी। अब समझिए, दो बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं एंड यू विल एंजॉय दिस। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक थे सेठ 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 धनीराम। धनीराम, देखो सेठ भी हैं, धन भी है और राम भी है। एक इनका पुत्र था, पुत्र सन, और इन्होंने एक बहुत सुंदर लड़की से शादी करा दी। उसके नाम था AB, आलिया भट्ट। ठीक है, आलिया भट्ट से शादी करा दी, ऐसे मान लीजिए। अब किसी वजह से किसी घटनाक्रम में किसी की इस पुत्र की हो गई डेथ। अब ये बच्चे की मृत्यु हो गई। अब वंश चलाने के लिए कुछ नहीं है, घर में कौन है? आलिया भट्ट है। वो वाली आलिया भट्ट नहीं, कोई दूसरी आलिया भट्ट है, समझे? तो ये हमारे काल्पनिक किरदार है आलिया भट्ट। अब ये है कि आलिया भट्ट भी है, चाहती है कि कोई घर में हो, धनीराम भी चाहता है कोई बच्चा हो, लेकिन धनीराम के पास पैसा बहुत है। तो अब आलिया भट्ट ये चाहती है कि कोई जो किसी बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं तो वो मेरे हिसाब से अडॉप्शन हो, ताकि मुझे आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, यानी कि जहां से मुझे ज्यादा सिक्योरिटी महसूस होती हो। धनीराम को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो यार, ये आलिया भट्ट ने मेरे बेटे को मरवाया हो, तो मुझे अडॉप्ट तो करना है, घर में कोई तो होना चाहिए, लेकिन अब वो मेरी सोच से होना चाहिए। सही है। तो अब क्या है, धनीराम सोच ही रहे थे ऐसा अभी। ठीक है, इन बिटवीन आलिया भट्ट ने एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट शी अडॉप्टेड ए पर्सन, ए बॉय सी। इसने एक पुत्र को अडॉप्ट कर लिया, उसका नाम है सी। नाउ यू लेट मी नो धनीराम ऑल्सो वॉन्ट्स टू अडॉप्ट, कि मैं भी, ये तो मेरा पोता हो गया, मैं तो अपना बेटा अडॉप्ट करूंगा। नाउ लेट मी नो कैन ही अडॉप्ट और नॉट। कम ऑन, नो। चलिए, यही बात है। देखिए, अब मैं एक इलस्ट्रेशन और मैंने टाइप किया हुआ है, उसको समझाता हूं, फिर मैं आपको लॉ समझाता हूं। वेयर द ओनली सन डाइज, ओनली सन डाइज, एकमात्र पुत्र मर जाता है, लीविंग बिहाइंड हिज ओन विडो, उसकी अपनी विडो को छोड़कर। कैन हिज फादर, यानी कि विडोज फादर इन लॉ अडॉप्ट ए सन, क्या उसका जो ससुर है, विधवा का ससुर है, क्या वो एक पुत्र को अडॉप्ट कर सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ हर विडो डॉटर इन लॉ। एंड इसी तरीके से देखो, टेक्निकल क्वेश्चंस आपके मेन से पूछे जाएंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो आपको ऐसे ही पूछ लेगा बस, कि क्या ससुर, विधवा का ससुर भी पुत्र को अडॉप्ट कर सकता है? आंसर इज यस। द रिप्लाई, इसको दी हाई कोर्ट ने कहा है कि यस, कि अगर कोई डॉटर इन लॉ है, विडो है, तो तब भी राइट ऑफ फादर इन लॉ टू अडॉप्ट इंटैक्ट रहेगा, कि राइट ऑफ फादर इन लॉ इंटैक्ट है, ससुर गोद ले सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि अगर widowed daughter-in-law adopts a child before her father-in-law does so, अगर जो विधवा बहू है वो पहले बच्चे का अडॉप्ट कर लेती है ससुर से पहले, then subsequent right of adoptions by her father-in-law would come to end, उसका अधिकार खत्म हो जाएगा। समझे आप? तो ये बात बहुत टेक्निकल है, अगर किसी ने बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा तो वो उसको बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। क्यों? अब ये लॉजिक है, लॉजिक आता है सेक्शन 11 से। 11 ने क्या कहा? क्योंकि उसके पुत्र वधू ने, क्योंकि उसके बेटे की पत्नी ने ऑलरेडी एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, तो वो हो गया उसका, अब क्या हो गया उसका? वो हो गया उसका सन, वो उसका पोता हो गया, भले ही वो अडॉप्शन से है। तो इफ ए पर्सन इज हैविंग सन ऑल्दो थ्रू अडॉप्शन, then he cannot adopt a son। ये बात चल रही है सन के अडॉप्शन की। इट मीन्स व्हाट,
क्या वो डॉटर अडॉप्ट कर सकता है? यस, ही कैन अडॉप्ट ए डॉटर। तो कहां पर प्रोविजन है? सन के, बेटे के एडॉप्शन पे प्रतिबंध लगाया गया। यहां पर जो रेस्ट्रिक्शन है वो बेटे पर है, ना कि ऐसे नहीं कुछ भी अडॉप्ट नहीं कर सकता। हाँ है ना? आर यू गेटिंग? तो इफ एनी एडॉप्शन इज ऑफ सन, जब बेटे के एडॉप्शन पर है ये, तो डोंट गेट कंफ्यूज, ये कई चीजें हैं। तो नंबर 1, इट इज द केस ऑफ एडॉप्शन ऑफ ए सन। यस, व्हेन ए पर्सन इवन हैविंग द कैपेसिटी। अब जरा आप इसको सेक्शन 6 से रिलेट कीजिए तो आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। देखिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए पहले। प्लीज सी दिस वाज द पर्सन, सेक्शन 6 की क्लॉज 1 में था, द पर्सन एडॉप्टिंग हैज द कैपेसिटी एंड राइट। अब इस केस में आप देखो, इन दिस केस जो फादर इन लॉ है, ही हैज द कैपेसिटी, ही इज ऑफ साउंड माइंड, ही इज नॉट माइनर, बट ही हैज नो राइट टू टेक इन एडॉप्शन। That is why I have said you that sometimes there may be capacity but there may not be right to adopt। तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया फादर इन लॉ का दिया, तो फादर इन लॉ क्या है? ही हैज ए कैपेसिटी बट ही हैज नो राइट टू अडॉप्ट बिकॉज उसका ऑलरेडी एक पोता विद्यमान है। बोलो हाँ या ना? अब सेक्शन 6 और सेक्शन 11 की क्लॉज 1 को आपने इंटरलेट करके पढ़ा तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छा क्लियर हो गया होगा। ये जो वर्ड है राइट, इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी आपको। और आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि नेवर फॉरगेट टू राइट बोथ द फ्रेजेस। जब भी आप मेंस में आंसर लिखेंगे तो यू शुड राइट द कैपेसिटी एज वेल एज द राइट फॉर दिस। ठीक है ना? तो इसमें कई चीजें आ गई। एडॉप्शन किसका है? सन का है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब प्रीलिम्स में क्वेश्चन आप करेंगे तो ध्यान रखना, वहां पर आप गोला करेंगे, अच्छा एडॉप्शन सन का है या डॉटर का है। एक बात, कहीं कोई सन या डॉटर है तो नहीं, पोता या पोता है तो नहीं, इसका ये ध्यान रखना पड़ेगा। एडॉप्शन का चक्कर है या ब्लड रिलेशन का चक्कर है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। सारी बातों को ध्यान में रखेंगे तब जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और इसमें जो मेंस में क्वेश्चंस आते हैं वो मेनली, अगर आपने बेयर एक्ट पे पकड़ बना रखी है, बेयर एक्ट को यूज करके आंसर लिखाएंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। बहुत ज्यादा केस लॉस की जरूरत भी नहीं है आपको। अब पढ़ते हैं आगे सेक्शन 11 की सेकंड। इफ द एडॉप्शन इज ऑफ डॉटर, अब सेम है देखो, इफ द एडॉप्शन इज ऑफ डॉटर, वहां पे सन था, यहां डॉटर हो गया, तो सेम द एडॉप्टिव फादर और मदर बाय होम एडॉप्शन इज मेड मस्ट नॉट हैव हिंदू डॉटर और सन्स डॉटर। तो यहां पर क्या हुई? पुत्री और पोती, ये तो बोलते हैं, पर पोती का मामला यहां पर नहीं है। सन्स डॉटर की बात नहीं है, सन्स डॉटर नहीं है। यहां पर ध्यान रखना, डॉटर के केस में अगर पुत्री नहीं है, अगर बेटी है तो यू कैन नॉट एडॉप्ट ए डॉटर। अगर आपके बेटे की भी बेटी है तो यू कैन नॉट एडॉप्ट ए डॉटर। बट इन ये तो नहीं है, लेकिन आपके बेटे के बेटे के बेटे की बेटी है, यानी कि परपुत्री है, तो इन दैट केस कैन यू अडॉप्ट ए डॉटर और नॉट? देखो दोनों में अंतर है, प्लीज सी द डिफरेंस। इन दैट केस देयर वर थ्री ऑप्शंस, सन्स और सन। 3, नंबर 1 एक बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा का बेटा, तीन को देखते हैं यहां पर। और बेटी के केस में क्या देखना है? बेटी के केस में केवल देखना नंबर 1 डॉटर और नंबर 2 सन्स डॉटर। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और बाकी सब सेम है, लेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप और बाय एडॉप्शन वो सब सेम है, केवल इतना ध्यान रखना है। तो डिफरेंस इसमें, जो फर्स्ट क्लॉज है दैट वाज फॉर द सन, सेकंड क्लॉज इज फॉर द डॉटर। जो डिफरेंस है वो मैंने आपको समझा दिया, समझ में आया नहीं आया आपके पास? चलिए अब आ जाइए आगे को। इफ द एडॉप्शन इज बाय ए मेल, अगर मेल के द्वारा है, एंड द पर्सन टू बी अडॉप्टेड इज ए फीमेल, अगर फीमेल के द्वारा को करना है तो मेल इज अडॉप्टिंग ए फीमेल, देन एडॉप्टिव फादर इज एट लीस्ट 21 years ओल्डर देन द पर्सन टू बी अडॉप्टेड। पी फॉर प्रीलिम्स 21 को हाईलाइट कीजिए, प्रीलिम्स से क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा।
ये क्या हुआ, अगर मान लीजिए सलमान खान को एक फीमेल को अडॉप्ट करना है, तो एट लीस्ट देयर मस्ट बी डिफरेंस ऑफ एज ऑफ 21 ईयर्स। जो अडॉप्ट कर रहा है, जो अडॉप्ट यानी कि सलमान खान साहब अडॉप्ट कर रहे हैं, उनसे वो 21 साल छोटी हो, एडॉप्टिव फादर बड़ा हो, सलमान खान बड़ा होना चाहिए 21 साल का। अब ये मत करना कि किसी को अडॉप्ट भी करेंगे हमसे, हम तो 21 साल बड़ी को भी कर लेंगे, उल्टा काम नहीं होने का। जो एडॉप्टिव है, जो एडॉप्टिव फादर है, वो हमेशा छोटे बच्चों को लेगा ना, तो ये बहुत कॉमन सेंस की बात है। इफ ए मेल इज अडॉप्टिंग ए फीमेल देन देयर इज ए लॉ ऑफ द डिफरेंस ऑफ द एज। एज का डिफरेंस है, वो कितनी उम्र होनी चाहिए, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, दैट इज व्हाट 21 ईयर्स। और 21 ईयर से ही यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा प्रीलिम्स में कि 18 साल छोटी होनी चाहिए, 21 साल छोटी होनी चाहिए, इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसको नहीं भूलेंगे अब आप। अब देखिए आपको सेक्शन 7 अगर आप देखेंगे जाकर के, तब यहां पर है कैपेसिटी ऑफ ए मेल हिंदू। मैं आपको रनिंग में पढ़वा देता हूं। सेक्शन 7 में प्लीज सी द बोर्ड। सेक्शन 7 इज डीलिंग विद व्हाट, कैपेसिटी ऑफ ए मेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन। क्या है, ए मेल हिंदू हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड ए माइनर हैज द कैपेसिटी टू टेक ए सन और डॉटर इन अडॉप्शन। ये खास बात है यहां पर बस कि अगर कोई मेल हिंदू अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी। अगर दो ही बातें देखी जाएंगी, साउंड माइंड एंड माइनर। वो साउंड माइंड का होना चाहिए और माइनर नहीं होना चाहिए, नोटे माइनर यानी कि वो एडल्ट होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। लेकिन इसी के साथ अदर कंडीशंस कौन सी आ गई, अदर कंडीशंस कौन सी आ गई, सेक्शन 11 की आ गई। सेक्शन 11 में फर्स्ट क्या था कि बेटा अगर तुम ले रहे हो किसी पुत्र को, इफ यू आर अडॉप्टिंग ए सन देन यू शुड नॉट हैव ए सन और सन। इफ यू आर, सेकेंड क्लॉज कौन सी आ गई, डॉटर की। इफ यू आर अडॉप्टिंग ए डॉटर देन यू शुड नॉट हैव ए डॉटर और सन्स डॉटर। एंड थर्ड बचुआ, थर्ड ये है तुम हो मेल, समझे। और इफ यू आर अडॉप्टिंग ए फीमेल देन देर इज अगेन ए कंडीशन, एंड कंडीशन इज रिलेटेड टू द डिफरेंस ऑफ एज, दैट इज व्हाट द 21 ईयर्स। सो वी, ये जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, वी हैव टू सी ऑल द सेक्शंस टुगेदर हियर। सेक्शन 5 ने कहा एडॉप्शन मस्ट बी इन कंप्लायंस विद दिस चैप्टर। सेक्शन 6 ने कहा देयर आर फ्यू रिक्विजिट्स। रिक्विजिट में पहली रिक्विजिट ये थी कि मेल शुड बी, द पर्सन अडॉप्टिंग शुड हैव द कैपेसिटी एंड राइट, और अदर कंडीशन ही फुलफिल होनी चाहिए। तो सेक्शन 11 के साथ हम लोग बार बार इसको अब लिंक करके पढ़ रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया बात कि अगर पुरुष सेक्शन 7 में जो पुरुष की बात की गई है कैपेसिटी की, तो उसको सेक्शन 11 का थर्ड भी याद रखना पड़ेगा कि इन केस ही इज अडॉप्टिंग ए फीमेल देन एडिशनल कंडीशन ये है एज डिफरेंस की, समझे। तो ये अपोजिट सेक्स के लिए है। बोलो हाँ या ना, कर लेंगे आप लोग। अब तो बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा, शाबाश। नाउ नेक्स्ट पर आ जाइए। इफ द अडॉप्शन इज बाय ए फीमेल एंड पर्सन अडॉप्टेड एज ऑफ मेल, जस्ट अपोजिट है, एट लीस्ट 21 ओल्डर्स। तो अगेन वही बात है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, उसी तरीके से समझना है हम लोगों ने कि अगर फीमेल है, सुष्मिता सेन को अगर कोई बेटा अडॉप्ट करना है, मेल अडॉप्ट करना है, देन व्हाट शुड बी द डिफरेंस, डिफरेंस शुड बी ऑफ 21 ईयर्स। 21 साल का मिनिमम डिफरेंस होना चाहिए। शी शुड बी ओल्डर देन 21 ईयर्स, ठीक है, वही बात करने। और वैसे ही सेक्शन 8 के साथ पढ़ेंगे। सेक्शन 8 में क्या कैपेसिटी दे रखी है, अगेन सेम कैपेसिटी है सेक्शन 8 में, जैसा कि है कि वही वो क्या कि साउंड माइंड होना चाहिए, माइनर नहीं होनी चाहिए, और अगर लड़के को अडॉप्ट कर रही है तो 21 साल छोटा होना चाहिए लड़का, ठीक है। एंड नेक्स्ट पर आ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगेन सेम चाइल्ड may not be adopted simultaneously by 2 or more persons, समझे। अब 2-3 लोगों ने कहा कि भाई घर में कोई बच्चा होना चाहिए। मान लीजिए
मान लीजिए राम और श्याम, राम और श्याम दो भाई हैं। एक फिल्म भी आई थी, अमरीश पुरी की फिल्म थी, उसमें कहा था कि महिलाओं का आना मना है, 4-5 भैया होते हैं, कोई शादी नहीं करेगा, बस ऐसी हालत थी। देखो नाम हलचल, यस हलचल कितने लोगों ने देखी है? हलचल फिल्म में क्या सीन है कि एक फैमिली है जिसमें जो पिताजी हैं वो अमरीश पुरी रोल निभा रहे हैं और उनके 3 बेटे हैं, नहीं 4 बेटे हैं, और चारों बेटों को ये शपथ दिला रखी है कि तुम में से कोई भी शादी नहीं करेगा। अब मान लीजिए ऐसी ही स्थिति हो जाए कहीं यहाँ पर, है ना, तो अब क्या है, अब उन्होंने सोचा कि यार एक बच्चा गोद ले लेते हैं और एक काम करते हैं सभी मिलकर के ले लेते हैं सिमिल्टेनियसली, हम सबका एक बेटा होगा। तो इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस क्लॉज कि भैया दिस इज प्रोहिबिटेड। सेम चाइल्ड, एक ही बच्चा मे नॉट बी एडॉप्टेड सिमिल्टेनियसली बाय 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ एक ही बच्चे को अडॉप्ट नहीं करेंगे। ये क्या है? अदर कंडीशन है मेंशन इन सेक्शन 11। सेक्शन 11 में मेंशन एक अन्य कंडीशन होगी। बोलो हाँ है ना? अब इसमें आ जाइए नेक्स्ट क्लॉज, द चाइल्ड टू बी एडॉप्टेड मस्ट बी एक्चुअली गिवन एंड टेकन इन एडॉप्शन बाय द पेरेंट्स और गार्जियन कंसर्न्ड और अंडर देयर अथॉरिटी। तो पहली बात, और अगले पढ़ते, विद इंटेंट टू ट्रांसफर द चाइल्ड फ्रॉम द फैमिली ऑफ इट्स बर्थ। चलिए इसको समझते हैं पहले। द चाइल्ड टू बी एडॉप्टेड मस्ट बी एक्चुअली गिवन एंड टेकन। अब एक लड़का है, एक बच्चा है गोलू, क्या नाम है? गोलू। अब गोलू बड़ा गोलू है, समझे, पड़ोसी के बच्चे नहीं है, इधर बच्चे कुछ ज्यादा हैं इस फैमिली में, ठीक है। तो अब क्या इन्होंने कहा कि देखो भाई अपना गोलू हमें दे दो गोद बच्चा। कह रहे हाँ ले लो, कोई बात नहीं, हमारे पास तो भरमार है, बहुत बच्चे हमारे। तो गोलू का एडॉप्शन बात हो गई। तो गोलू क्या हो गया? गोलू हो गया चाइल्ड टू बी एडॉप्टेड, जिसका वो बच्चा जिसको गोद लिया जाना है। अब क्या कहा कि साहब चाय वाय पीने आते हैं, हम चाय वाय पी की, ठीक है साहब आज से गोलू हमारा हुआ, ठीक है साहब आज से गोलू आपका हुआ। अब गोलू बड़ा खुश है कि यहाँ भीड़ भड़का है, ना एसी ना कूलर, पड़ोस में जाऊंगा मजे करूंगा, एक ओनली चाइल्ड होगा। लेकिन गोलू घर पे रह गया। अब गोलू कह रहा है ये कैसे अडॉप्शन हुआ, मेरी तो पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ। अब ना ये बात करें लेने की, ना करें भेजने की, एडॉप्शन वैसे ही हो गया ये। तो दिस इज नॉट द वैलिड एडॉप्शन। ये नोशनल गिविंग एंड टेकिंग का नहीं होगा साहब, आप गोलू आपका हुआ, गोलू हमारा हुआ, नोशनल गिविंग टेकिंग, नो, एक्चुअली गिवन एंड टेकन होना चाहिए। कान पकड़ा, चल गोलू उधर, गोलू का घर यहां से दूसरी तरफ ट्रांसफर, समझे? तो वो क्या हुआ? एक्चुअली गिवन और टेकन। तो ये रिक्वायरमेंट है। दिस इज एक्चुअली, ही मस्ट बी एक्चुअली गिवन एंड टेकन इन एडॉप्शन। किसके द्वारा दिया जाएगा? नेचुरली बात है, बाय द पेरेंट्स, या तो पेरेंट्स देंगे या इन सम केसेस गार्जियन देंगे, गार्जियन कंसर्न, संबंधित गार्जियन देगा, और अंडर देयर अथॉरिटी, उनकी अथॉरिटी के अंतर्गत कोई और दे सकता है। लेकिन इंटेंट क्या होनी चाहिए? मस्ट बी गिवन एंड टेकन विद इंटेंट व्हाट? टू ट्रांसफर द चाइल्ड फ्रॉम द फैमिली ऑफ इट्स बर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। ये जो फ्रेज है जिसको मैं राइट नाउ आई एम एनक्लोजिंग इन व्हाट? ग्रीन कलर लाइन सर्कल, इसको देख लीजिए। विद इंटेंट टू ट्रांसफर द चाइल्ड फ्रॉम द फैमिली ऑफ इट्स बर्थ। ये ऐसे पढ़िए, द चाइल्ड शैल बी एक्चुअली गिवन एंड टेकन विद द इंटेंट टू ट्रांसफर द चाइल्ड। नाउ देखिए, देर में भी सर्टेन सिचुएशंस। गोलू, हाँ पापा जी, बेटा अंकल जी आए हैं, इनके साथ चले जाओ, साथ चले गए। तो हेयर व्हाट इज डन? गोलू इज बीइंग गिवन एंड गोलू इज बीइंग टेकन। गिवन एंड टेकन तो हो गया,
but the intent to transfer the child from family of its birth is missing. Only giving and taken is not sufficient. Giving and taking must be with a intent. Intention होनी बहुत जरूरी है. What is the intention behind giving the child? What is the intention in taking the child? एक रिश्तेदार ने कहा अपने दूसरे रिश्तेदार से कि भाई देखो, तुम तो रहे गरीब गरुआ और हम ठहरे अफसर, हमारे घर पे भी बच्चे हैं, है ना, तो तुम एक काम करो, अपनी बेटी को या बेटे को हमारे घर भेज दो, वो भी हमारे यहाँ पलता रहेगा, खाना पीना चलता रहेगा, हम कुछ सहयोग भी कर देंगे और हमारे बच्चे पल जाएंगे. कह रहे ले जाओ, बच्चा आपका ही है, बहुत बढ़िया. अब यहां पर क्या हुआ, द चाइल्ड इज एक्चुअली गिवन, द चाइल्ड इज एक्चुअली टेकन. एक्चुअली गिवन भी हो गया, टेकन भी हो गया, बट यहां पर इंटेंट इज मिसिंग. यहां पर जो इंटेंशन एडॉप्शन वाली नहीं है कि बच्चे को ट्रांसफर करना है, उसका तो मतलब ये होता है कि बच्चा फिर उस परिवार का हिस्सा हो गया. यहां पर बच्चा भेजा तो गया, but not with that intention which is required as per the 11.6. So the element of intent to transfer the child from the birth family is also necessary. Please let me know ये बात आपको समझ में आई नहीं आई, ये जो इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई कि इंटेंट का मतलब क्या है. If the element of intent is missing, only given and taken है, it will not be a valid adoption. Come on. Hurry up. With the intent to transfer the child from the family of its birth, or in case of an abandoned child or a child whose parentage is not known, from the place or family where it has been brought up. सही है. अभी देखिए, और किस फैमिली को भेजना है, टू द फैमिली ऑफ इट्स एडॉप्शन. तो विद द इंटेंट क्या है, इंटेंट इज टू ट्रांसफर द चाइल्ड फ्रॉम वन फैमिली टू अदर फैमिली. वन फैमिली कौन सी है, प्रीवियस फैमिली कौन सी है, दैट मे बी द फैमिली ऑफ इट्स बर्थ. और किसको भेज रहे हैं, टू द फैमिली ऑफ इट्स एडॉप्शन. जो फैमिली एडॉप्ट कर रही है उस फैमिली में इस बच्चे को ट्रांसफर करना है. यहां तो गिवन एंड टेकन के साथ में. लेकिन कई बार क्या हो सकता है, देखिए कहां से ट्रांसफर करते हैं आप लोग, इसको और समझ लीजिए. ये डिफरेंट सिचुएशंस हैं कि ये इसको और समझते हैं. क्या दिया हुआ मेरे में आपके, इंटेंट टू ट्रांसफर. वेरी गुड. कहां से, फ्रॉम ऑप्शन 1 फैमिली ऑफ इट्स बर्थ. जहां पर बच्चे का जन्म हुआ है उस परिवार से ट्रांसफर करने की इंटेंशन. किसको, टू दी फैमिली ऑफ एडॉप्शन. जिस परिवार में बच्चा अडॉप्ट किया जाना है उस फैमिली में ट्रांसफर करने की इंटेंशन. ये ऑप्शन 1 हुआ. देयर में भी सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन नंबर 2, एन अबेंडन्ड चाइल्ड. जब कोई व्यक्ति त्यक्त बच्चा हो, जिसको त्याग दिया गया हो, जैसे कर्ण को त्याग दिया गया था, तो वो अबेंडन्ड चाइल्ड था, छोड़ दिया गया जिस बच्चे को. या फिर तीसरी सिचुएशन ये है, ए चाइल्ड हुज पेरेंटेज इज नॉट नोन. ए चाइल्ड हुज पेरेंटेज इज नॉट नोन का मतलब है एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता के बारे में कोई पता ना हो, अता पता ना हो. वही बात हो गई. तो अबेंडेंड चाइल्ड में क्या हो सकता है कि ये तुम्हें पता भी हो सकता है कि भाई उनका बच्चा उन्हें छोड़ दिया, ऐसा भी हो सकता है. लेकिन एक ये केस कौन सा है, यहां पर पता ही नहीं है, चाइल्ड हुज पेरेंटेज इज नॉट नोन. और कर्ण का एग्जांपल इसमें ज्यादा बेस्ट फिट होता है, कर्ण के पेरेंटेज का पता ही नहीं था. ठीक है, तो ये बात. तो इन दोनों सिचुएशन में 2 और 3 में कहा इंटेंट, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू ट्रांसफर फ्रॉम द प्लेस, उस स्थान से या उस परिवार से. कहां पर, वेयर इट हैज बीन ब्रॉट अप, जहां पर उसको ब्रॉट अप किया गया है, जहां पर उसका पालन पोषण किया गया है. वेयर इट हैज बीन ब्रॉट अप, जहां पर उसको बड़ा किया गया है, तो उस फैमिली से. तो देयर आर 3 डिफरेंट सिचुएशंस, और यू कैन से 2 डिफरेंट सिचुएशंस,
कि कहां से ट्रांसफर किया जा रहा है। पहला ऑप्शन है फ्रॉम द फैमिली ऑफ द बर्थ, जिस परिवार में उसका जन्म हुआ था वहां से ट्रांसफर हो रहा हो। ये केस तब है जब आपको पता है कि इसका परिवार कौन सा है। अगर यही नहीं पता हो कि वो एबेंडेंट चाइल्ड हो तो, या फिर वो जिसके पेरेंट का पता ही ना हो, तो फिर वो उस परिवार से भेजा जा रहा है या उस स्थान से ट्रांसफर किया जा रहा है जहां पर उसका पालन पोषण हुआ है, वेयर ही हैज बीन ब्रॉट अप। कम ऑन, बोलो हाँ है ना। सो बेसिकली विद द इंटेंट टू ट्रांसफर द चाइल्ड फ्रॉम द फैमिली ऑफ बर्थ or from the place or family where it has been brought up to the family of its adoption, from to ये हुआ from to, कौन से परिवार से और कहाँ को इंटेंशन होना चाहिए। तो this was what the regarding intention, provided that performance of the दत्ता होमम को प्लीज प्लीज लगाइए, shall not be essential to the validity of the adoption, very very important, पीपोप्लिम्स लगाइए, यहां से क्वेश्चन आएगा। और यही है अगेन जो हमने शुरू में बात की थी कि इसको अभी सेकुलर करेक्टर दे दिया गया है। दिस इज वन ऑफ द मेजर चेंज ब्रॉट बाय दिस एक्ट। हिंदू एडॉप्शन लॉ में दिस हामा के द्वारा एक मेजर चेंज ये लाया गया है कि नाउ इट हैज बीन मेड सेकुलर, रिलीजियस करेक्टर हटा दिया गया है। और उसी के लिए लाइन भी है प्रोवाइडेड दैट परफॉर्मेंस ऑफ दत्ता होमम, मतलब हवन जो रिलीजियस सेरेमनी थी, दैट शैल नॉट बी एसेंशियल फॉर द वैलिडिटी ऑफ द एडॉप्शन, गोद लिए जाने की वैधता के लिए दत्ता होमम करने की आवश्यकता नहीं है। ये एसेंशियल नहीं है। इफ यू डू इट नो प्रॉब्लम, दैट इज नॉट प्रोहिबिटेड, but validity of the adoption cannot be challenged on this basis. If one family gives, the other family takes, it is enough if they have capacity, right, capability. दत्ता होमम is not essential, जरूरी नहीं है, कर लो तो अच्छा, ना करो तो अच्छा। तो अगेन कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट एक केस का नाम है गोलक चंद्रा वर्सेस ये, एन एडॉप्शन मेड इन डेरोगेशन ऑफ सेक्शन 11 वुड बी इनवैलिड। सेक्शन 11 में जो कंडीशंस दी गई हैं आपको, जो मैंने आपको ये 6 कंडीशंस हैं, अगर इनको वॉयलेट करते हुए अगर कोई एडॉप्शन किया जाता है, देन दिस विल नॉट बी ए वैलिड एडॉप्शन, रादर इट वुड बी वॉइड। और इसीलिए आपके ज्ञान चक्षुओं को मैं ले जाऊंगा सेक्शन 5 पर। दिस वाज द सेक्शन 5, प्लीज सी दिस सेक्शन 5 क्या लिखा था। एनी एडॉप्शन मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द सैड प्रोविजंस मीन्स चैप्टर 2, उसमें सेक्शन 11 भी आ जाता है, शैल बी वॉइड, वो वॉइड होगी, शून्य होगी वो। ठीक है, तो इफ यू रीड इट सेक्शन 11 विद सेक्शन 5, देन यू विल कम टू नो यू कैन नॉट टेक रिस्क ऑफ वायलेशन ऑफ द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 11। सेक्शन 11 की कंडीशंस को वॉयलेट करने का रिस्क नहीं ले सकते हैं आप। सेक्शन 11 में के साथ साथ अब देखो सेक्शन 6 पढ़ते हैं। सेक्शन 6 में क्या था, देखिए सेक्शन 6 में the adoption is made in compliance of the other conditions mentioned in this chapter। कहां पर mentioned है, सेक्शन 11 में। तो ये वन ऑफ द रिक्वायरमेंट थी सेक्शन 6 की, कि अन्य शर्तों को पूरा करेंगे, जो कहां पर दिया गया 11 में, और इनको अगर आप वॉयलेट करोगे, ठीक है, तब सेक्शन 5 ये कहता है, सेक्शन 5 says ये adoption will be void। तो आई बिलीव कि आप सेक्शन 6, सेक्शन 11 एंड सेक्शन 5 की जो इंटरकेमिस्ट्री है, जो इनके मध्य की जो रिलेशनशिप है, उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। बोलो है ना। LS कोठारी वर्सेस SR कुमार अंडर द हिंदू लॉ
ceremony of giving and taking. Ceremony of giving and taking is essential for the valid adoption. जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं. गिविंग एंड टेकिंग ये होना बहुत जरूरी है. अब यहाँ सेरेमनी का मतलब फंक्शन से नहीं है कि आपको कोई फंक्शन करना है, मतलब ये जो गिविंग एंड टेकिंग होनी चाहिए, इसका मतलब ये है. इसको हम ये भी कहते हैं फॉर ए वैलिड एडॉप्शन corporeal giving and receiving in adoption is necessary. Corporeal giving and receiving, ठीक है. तो उसके लिए एक फॉर्मल सेरेमनी होनी चाहिए कि हाँ भाई फॉर्मली हम उसको ले दे रहे हैं उसको. फॉर्मल सेरेमनी का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे रिश्तेदार बुलाए जाएंगे, ऐसा करा जाएगा, लेकिन ये कि हाँ एक ऐसा नहीं है कि बस इम्प्लाइड नहीं होना चाहिए, ये एक फॉर्मेलिटी निभाई जानी चाहिए कि हाँ सब ऐसा आज मैंने अपने बेटे को आपको दिया. तो ये ध्यान रखना, इसको हम कॉर्पोरियल मतलब फिजिकली बच्चे को सौंपना ये जरूरी है. तो इसका नाम दीनदयाल संजीव कुमार ये है. और अब ये है कुछ क्वेश्चंस. हु अमंग द फॉलोइंग इज एलिजिबल टू अडॉप्ट ए सन. अगर किसी को बेटा अडॉप्ट करना हो तो एलिजिबिलिटी क्या होगी. Who has one natural born son, ये नहीं होगा. Who has already adopted son, ये भी नहीं होगा. Whose son has separated from him after partition, जिसका बेटा उससे अलग हो गया, ये भी नहीं हो सकता. Who has no son, वही हो सकता है. अब यहाँ पे देखो the examiner tried to confuse कि एक व्यक्ति है उसका बेटा अब बड़ा हो गया, अब उसने ब्याह रचा लिया, अब वो अलग हो गया, पार्टीशन कर लिया उसने. अब पिताजी को बेटा चाहिए तो क्या वो अडॉप्ट कर सकते हैं. बोली हाँ है ना. अगर पार्टीशन करके बच्चा अलग हो जाए, बेटा अलग हो जाए, तब भी क्या तब क्या फादर को अधिकार है अडॉप्ट करने का या नहीं. नो, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. अगर बेटा जीवित है उसका तो फिर आप बेटा अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं. तो इसको आप देखो, जो ऑप्शन सी था एग्जामिनर ने कैसे घुमाने की कोशिश की आपको. Whose son has separated, जिसका बेटा अलग हो गया है आफ्टर पार्टीशन. When a child of opposite sex is proposed to be adopted, डिफरेंस कितना होना चाहिए. 21 years का होना चाहिए. ए हिंदू वुमेन एज 21 years, वुमेन की एज कितनी है. एज्ड 21 years, adopts ए बॉय एज 21 years. 21 साल की लड़की ने 21 साल के बेटे को, लड़के को गोद ले लिया. पॉसिबल है. ये कैसा होगा. दिस विल बी द केस ऑफ वायलेशन ऑफ सेक्शन 11. और सेक्शन 11 का वायलेशन होगा तो एडॉप्शन क्या हो जाएगा. एज पर सेक्शन 5. सेक्शन 5 के हिसाब से वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऐसा अडॉप्शन वॉइड हो जाएगा. बोलो आया ना. हाँ जो 20 कर ले भाई, ये ले, क्या फर्क पड़ गया. 21 साल बड़ी होनी चाहिए. ठीक. 21 years वही, एटलीस्ट 21 years. घुमा फिरा करके हु हैज नो सन, वॉइड. आप समझ रहे हो क्वेश्चन क्या होगा. वॉइड क्या था उसमें. वॉइड 28 साल 13 साल, तो 15 साल का अंतर था बस, तो वॉइड हो गया. इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसमें. तो अब मैंने आपको देखिए सेक्शन 11(6) पढ़ाया मैंने आपको, 5 को, सेक्शन 6 को और सेक्शन 11 को कोरिलेट करते पढ़ा दिया. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी मैंने करा दी है. और यहाँ से भी क्वेश्चन प्लेन्स में भी आएंगे, जो वो आएंगे वो क्वेश्चन करा दिए. जहाँ जहाँ से मेन से क्वेश्चन बनते हैं वो भी करा दिए आपको. अब आपको सेक्शन 5 और सेक्शन 6 और सेक्शन 11 को एग्जैक्ट लैंग्वेज में लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए. बस आज की क्लास इतनी ही रहेगी. कोई क्वेश्चन पूछिए. तो एक क्वेरी है शशांक की कि अबेंडेंड चाइल्ड, ये जो सेक्शन 11 की जो 6 क्लॉज है, इसमें जो टर्म यूज की गई अबेंडेंड चाइल्ड, ये वाली बात समझना चाह रहे हैं. तो पहली बात आप समझिए अबेंडेंड चाइल्ड क्या होता है.
एक ऐसा चाइल्ड, एक ऐसा बच्चा जिसको उसके पेरेंट्स ने छोड़ दिया हो, त्याग दिया हो, उसे हम कहेंगे एबेंडेंड चाइल्ड। अब जिस बच्चे को त्याग दिया गया है उसकी फैमिली ऑफ बर्थ का तो आइडिया नहीं रहा, या फिर कोई दूसरा बच्चा होता है जिसके पेरेंटेज का नहीं पता, तो उसके जन्म के परिवार का नहीं पता कि उसका जन्म कौन से परिवार में हुआ, ये पता ही नहीं है। लेकिन तो ऐसे केस में जहां ये देखा जाएगा कि वो बच्चे का, उसको खिलाया पिलाया बड़ा कहां पर हुआ है, उसका ब्रॉटअप कहां पर हुआ है। तो फिर अगर मान लीजिए अनाथालय में बड़ा हुआ वो, तो वो क्या हो गया, प्लेस हो गया, प्लेस वेयर इट हैज बीन ब्रॉटअप, जहां पर वो ब्रॉटअप हुआ। या फिर किसी परिवार ने पाला था उसको, तो वो परिवार हो गया, परिवार जहां पर वो बड़ा हुआ। तो इसका मतलब ये है कि या तो इंटेंशन होनी चाहिए, अगर पता हो तो उसके जन्म की फैमिली की, फैमिली ऑफ द बर्थ से ट्रांसफर होगा बच्चा, या फिर वो ऐसे स्थान से या ऐसे परिवार से ट्रांसफर होगा जहां पर उसका पालन पोषण हुआ हो। तो इसका ये मतलब है एबेंडेंट चाइल्ड का। एबेंडेंट चाइल्ड से संबंधित लॉ ये है। बोलो आया, समझ में नहीं आया? हाँ, तो अब देखो अक्षिता ने एक क्वेश्चन पूछा है, अब बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। सर बट प्लेस में अगर ऑर्फेनेज है, अगर इन्होंने कहा कि सर अगर वो अनाथालय में बच्चा रह रहा है, बट प्लेस में अगर ऑर्फेनेज है, यानी कि वो जो अनाथालय में बच्चा रह रहा है, तो फिर उसके हिंदू होने ना होने का कैसे पता चलेगा कि वो हिंदू है या नहीं है? तो कैसे पता चलेगा? क्योंकि फिर हिंदू एडॉप्शन एक्ट तो तभी लागू करेंगे इस पे। तो देखो उसमें दो तरीके हैं कि अगर आपके एफर्ट्स करने के बाद, है ना, आपको ये आइडिया नहीं लग रहा है कि ये जो बच्चा है हिंदू है या वह, तब उसका एडॉप्शन जो है वो हिंदू एडॉप्शन से ना होकर के फिर वो जे एक्ट के हिसाब से फिर वो एडॉप्शन होगा उसका, फिर उसके रूल्स रेगुलेशंस फिर वो जे एक्ट्स में होंगे। उस पर फिर उसका अगर ये पता ही नहीं है कि हिंदू है, तो फिर हिंदू एडॉप्शन एक्ट उस पर लागू नहीं होगा। सही है? तो ऐसा नहीं है कि एडॉप्शन के लिए केवल हिंदू एडॉप्शन एक्ट अप्लाई होगा। एक लॉ और भी है आपका, जे एक्ट में एडॉप्शन की बात कही गई है। ठीक है? तो फिर आप एडॉप्शन वहां से करवाएंगे, उसके अनुसार होगा वो। बोलो हाँ या ना? अब इन सेक्शन को आप रटिए, अच्छे तरीके से लिख के याद कीजिए। दोस्तों लाइक आपने कर दिया, कमेंट आपने लिख दिया, सब्सक्राइब कर दिया, वो सारी बातें आपने कर दी होंगी। आई नो, आई ट्रस्ट यू। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको कह रहा हूँ ये फ्री टिप दे रहा हूँ आपको मैं, ये जब भी कभी आपका पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए, PYQ प्रीवियस ईयर्स के MCQ सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, और फिर देखिए आप तुरंत के तुरंत पढ़ने बैठ जाएंगे। इस टिप के साथ प्लीज गो टू नेक्स्ट वीडियो।